तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी ऊंचाई को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से सही ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक की चढ़ाई करने के लिए जा रहा था, जिसमें कि शामिल थे 3 दोस्त अमित, ओम, जावेद और एक माला नाम की महिला। इन चारों की उम्र लगभग 50 से 70 के बीच थी, पर न जाने इन्हें क्या सूझा कि ये चारों इस उम्र में पहाड़ चढ़ने जा रहे थे। अब ये चारों अपने ग्रुप के साथ ट्रैकिंग करना शुरू करते हैं, पर थोड़ी ऊंचाई पर जाते ही इनकी सांसें फूलने लग जाती हैं, जिसके कारण सभी को रुकना पड़ता है। उनकी ट्रैकिंग गाइड श्रद्धा का मुंह बना हुआ था, क्योंकि वो तीनों थोड़ा चलते ही थक जा रहे थे, जिसके कारण जिस हिसाब से उसने ट्रैकिंग प्लान की थी वो हिसाब गड़बड़ा गया था। अब यहाँ से कहानी 2 महीने पीछे जाती है, ये बताने के लिए कि क्यों ये तीनों भगवान को याद करने की उम्र में भगवान को जल्दी प्यारे हो जाने वाले काम को करने के लिए उतारू हो गए थे। हम देखते हैं कि वो तीनों अपने चौथे मित्र भूपेन का जन्मदिन मनाने गए होते हैं, और ये चारों मित्र एक दूसरे के सुख दुख में सालों से एक दूसरे के साथ थे। अमित बहुत जाने माने और प्रसिद्ध लेखक थे, जो कि अच्छी जिंदगी जीने और कामयाबी पाने के ऊपर पुस्तकें लिखते थे, और उनकी लिखी किताबें काफी लोगों को मोटिवेट करती थीं। ओम की एक पुरानी पुस्तकों की दुकान थी, जहां वो और उनका बेटा काम करते थे, पर वहां पर मॉल बनने की बात चल रही थी, लेकिन ओम अपनी दुकान बेचने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बहुत पुरानी दुकान थी और उससे उनकी कई सारी यादें जुड़ी हुई थीं। जावेद की लेडीज कपड़ों की दुकान थी, जहां वो हर तरह के लेडीज कपड़े बेचते थे, और उनकी शबीना नाम की एक केयरिंग धर्म पत्नी भी थी, जो कि उनकी कुछ ज्यादा ही केयर करती थी। ज्यादा केयरिंग मतलब ज्यादा सवाल जवाब और ज्यादा पाबंदियां भी। तो जावेद अपनी बेगम के हामी भरे बिना खुद से कुछ नहीं कर पाते थे, और उनके रिश्ते में उनकी पत्नी की ही ज्यादा चलती थी। भूपेन जिम खाना नाम का एक होटल चलाते थे, और उनको अपने शहर नेपाल और वहां उपस्थित माउंट एवरेस्ट से बहुत प्यार था। वो अपने तीनों मित्र से हमेशा कहा करते थे कि हम सभी एक बार साथ में माउंट एवरेस्ट चलते हैं, पर वो सभी हमेशा की तरह फिर कभी चल लेंगे कहकर आज भी भूपेन के पूछने पर उस प्लान को टाल देते हैं। चारों लोग मस्त मदिरा पान करके अपने बुढ़ापे वाले शरीर में लचक लाते हुए खूब मौज मस्ती काटते हैं, और अपने शरीर के हिसाब से सारी अय्याशियां करते हुए पार्टी खत्म होने के बाद घर की ओर निकल जाते हैं। भूपेन और अमित साथ ही थे, तो भूपेन अमित से कहता है कि तुम्हारी किताबें पढ़कर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि कोई लेखक कुछ कहना चाह रहा है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक सेल्समैन कुछ बेच रहा है। अमित हंसते हुए कहते हैं कि यही तो वजह है कि मेरी किताबें इतनी ज्यादा बिकती हैं। अमित की किताबें पसंद करने वालों में जवान बालक बालिकाएं ज्यादा थे, क्योंकि वो इस तरह से लिखते थे जैसे किताब में लिखी चीजें उनके साथ ही हुई हैं, ताकि लोग उनकी जिंदगी से खुद को जोड़ पाएं। पर असल में उनकी जिंदगी उनके किताब में लिखे उनके जिंदगी के किस्सों से बेहद अलग थी, पर उनकी किताबों को पढ़ने वाले उन्हीं बातों से प्रेरित होकर अमित को अपना आइडल मानते थे। अब हम देखते हैं कि अगले दिन अमित के पास भूपेन के नौकर का कॉल आता है, जो कि बताता है कि भूपेन की तबीयत ठीक नहीं है। अब तीनों ही लोग भागते दौड़ते उसके घर जाते हैं, तो पता चलता है कि अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण भूपेन की मौत हो गई। ये देखकर तीनों मित्र एकदम सदमे में आ जाते हैं कि आखिर ये क्यों हो गया। कल तक तो हम सभी इतने खुश थे, और अब ये अचानक क्यों होना था। भूपेन के परिवार में उनके दोस्तों के अलावा और कोई नहीं था, तो वो तीनों ही उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अमित भूपेन की घर की दीवारों पर लगी फोटोज देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक किताब पर जाती है, और वो देखता है कि उसमें माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने की 4 टिकट्स रखी हुई हैं। यानी कि भूपेन ने उन सभी को अपने साथ 2 महीने बाद माउंट एवरेस्ट की खूबसूरती दिखाने का प्लान बना लिया था, पर अफसोस कि आज वही इस दुनिया में नहीं था इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए।
अमित जावेद और ओम को इस ट्रैक के बारे में बताते हुए कहता है कि हमें भूपेन की अस्थियों को माउंट एवरेस्ट पर जाकर विसर्जित करना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा तो हमेशा से वहीं बसती है। जावेद और ओम भावुक हुए बिना दिमाग से सोचते हुए कहते हैं कि जो हमारी उम्र है उस उम्र में घर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी जाती और तुम पहाड़ चढ़ने की बात कर रहे हो। उसकी अस्थियों का विसर्जन बनारस में ही किया जाएगा। ऐसा बोलकर दोनों लोग अमित की भावनाओं को समझे बिना वहां से चले जाते हैं। अमित हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वो अपने मित्र भूपेन की आखिरी इच्छा कैसे भी करके पूरी करना चाहते थे, तो वो उन दोनों को मनाने में लग जाते हैं। अमित को पता था कि अगर जावेद चलने को मान भी जाए तो भाभी जी उसे जाने नहीं देंगी, क्योंकि वो उसका इतना ख्याल जो रखती हैं। इसीलिए अमित सीधा भाभी जी से बात करते हुए कहता है कि वो लोग भूपेन की अस्थि विसर्जित करने नेपाल जा रहे हैं, तो बीच में कानपुर पड़ेगा, तो आप अपने दामाद और अपनी बेटी हिबा के यहाँ ही रुक जाइएगा। अपनी बेटी हिबा से मिलने का लालच देकर अमित जावेद को अपने साथ ले जाने के लिए भाभी को मना लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो एवरेस्ट बेस कैंप तक जा रहे हैं। फिर उसके बाद अमित ओम के बेटे के साथ प्लान बनाते हुए ओम की बात उसके छोटे भाई से करवा देता है, जो कि उनके बीच कई सालों से झगड़ा चल रहा था। उनके बेटे ने उनके भाई को खबर दे दी थी कि वो लोग नेपाल जा रहे हैं, तो वो चाहते थे कि ओम गोरखपुर में बसे अपने घर आए और अपने पूरे परिवार से मिलकर जाए। 30 साल पहले ओम की अपने बड़े भाई से कहा सुनी हो गई थी, तो वो घर छोड़कर दिल्ली आ गए और फिर यहीं बस गए, और तब से ना ही उनकी अपने परिवार से बात हुई और ना ही मुलाकात हुई। तो आज जब सामने से कॉल आया तो ओम पिघल जाते हैं और इसी के साथ वो भी अमित के प्लान में शामिल हो जाते हैं। अब तीनों लोग मिलकर भूपेन को उसकी मंजिल तक पहुंचाने और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए प्लान बनाने लग जाते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं था और उनकी उम्र उनकी सबसे बड़ी बाधा बनने वाली थी, तो उनकी उम्र उनकी रुकावट ना बने इसके लिए वो रोजाना दौड़ना और एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहाड़ों में शारीरिक फुर्ती ही काम आने वाली थी। जावेद और ओम की मेडिकल रिपोर्ट तो नॉर्मल आती है, पर अमित की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी, इसीलिए डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि वो पहाड़ों में ना ही जाए तो बेहतर है। पर अमित ने तो ठान लिया था कि उसे जाना ही है, इसीलिए वो अपनी बीमारी को सभी से छुपाते हुए डॉक्टर की सलाह मानकर अपनी दवाई टाइम पे लेने का वादा करके जाने का सोच लेते हैं। वो सभी नेपाल कार से जाने वाले थे, क्योंकि पहले तो उन्हें कानपुर जाना था जावेद की बेटी से मिलने, फिर उसके बाद गोरखपुर ओम के परिवार से मिलने। तो अब सभी लोग कार में सवार होकर निकल पड़ते हैं अपनी अपनी मंजिल की ओर। जावेद बताते हैं कि हमें लखनऊ से माला नाम की औरत को पिक करना होगा, जो कि हमारे साथ काठमांडू तक जाएंगी, और हमें ऐसा करने पर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि जिस ट्रैवल एजेंसी से मैंने गाड़ी बुक की है वो उनके रिश्तेदार हैं। माला नाम सुनते ही भाभी जी का 5 कोने का मुंह बन जाता है, ये सोच के कि पूरे सफर में वो अनजान औरत उनके साथ रहेगी, तो उन्हें इस बात की जलन मचने लग जाती है। तीनों मिलकर भाभी जी को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो किसी की नहीं सुन रही होती। पर अमित अपनी बातों का पिटारा खोलते हुए कैसे भी करके भाभी जी को मना लेता है और वो उस औरत को साथ में ले जाने के लिए मान जाती हैं। वो सभी लोग हिबा के घर पहुंचकर उसे सरप्राइज दे देते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हिबा का एक दिन बाद जन्मदिन था, तो माँ ये सोचकर आई थी कि सभी लोग वहाँ पर रुकेंगे और उसका जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन हिबा बताती है कि उसे नहीं पता था कि वो लोग घर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले से ही एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी है और पार्टी रात भर चलेगी, तो सब यहीं रुकने वाले हैं, तो पूरा घर भरा रहेगा। वो उन सभी लोगों को होटल में ठहरने की बात कहती है, तो माँ उसकी बात मान जाती हैं और कहती हैं कि हम जन्मदिन मनाकर होटल में चले जाएंगे। तभी हिबा कहती है कि आप लोगों के लिए पार्टी में आना थोड़ा अजीब हो जाएगा, मैं माफी चाहती हूँ, पर उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अपनी बेटी से मिलकर अब तक जो खुशी जावेद और शबीना के चेहरे पर दिख रही थी, वो ये बातें सुनने के बाद अचानक कहीं गायब सी हो जाती है और माँ फैसला करती हैं कि वो यहाँ नहीं रुकेंगी, बल्कि अपने घर ही चली जाएंगी। रास्ते में ओम गुस्साते हुए कहते हैं कि आजकल की पीढ़ी एकदम बेकार हो गई है, उन्हें अपने माँ बाप की इज्जत करने तो आता ही नहीं और बहुत बुरा लगता है जब अपने ही बच्चे ऐसा बर्ताव करते हैं। अमित जी कहते हैं कि सच तो ये है कि गलती हमारी थी, बच्चों ने पहले से ही पार्टी प्लान की हुई थी, लेकिन अचानक से हम पहुंच गए और साथ में 2 लोग एक्स्ट्रा चले गए। अब ऐसे में वो लोग अपनी पार्टी कैसे एंजॉय कर पाते। हमारे बच्चे जब छोटे थे तब हम भी तो उन्हें हर जगह नहीं ले जाते थे, हमें अगर कहीं पार्टी या किसी फंक्शन में एंजॉय करने जाना होता था तो उन्हें किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के यहाँ छोड़ के चले जाते थे। तब उन्होंने तो ये शिकायत नहीं की कि आजकल के माता पिता बड़े अजीब हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्हें अपना सफर एंजॉय करने दो और हम अपने सफर पर ध्यान देते हैं।
इस उच्च विचार के द्वारा सभी को समझाने के बाद अब वो लोग पहुंच जाते हैं लखनऊ माला को पिक करने के लिए। सभी को लग रहा था कि कोई बूढ़ी बुजुर्ग महिला होगी, लेकिन जब माला आती हैं तो सब दंग रह जाते हैं क्योंकि वो दिखने में एकदम सुंदरी थी। तो अभी तक जो भाभी जी मान गई थी उसे साथ ले जाने के लिए, उनका फिर से जलन वाला पारा गर्म हो जाता है और वो फैसला करती हैं कि वो भी उनके साथ नेपाल जाएंगी। अमित तभी नोटिस करता है कि माला के बैग में दिल्ली से लखनऊ आने तक का टैग लगा हुआ है। तो उसके मन में एक सवाल पैदा हो जाता है कि जब उन्हें साथ ही चलना था तो दिल्ली से ही साथ क्यों नहीं चली। अब तीनों लोग किसी तरह शबीना को समझाने लग जाते हैं कि वो गोरखपुर में ओम के घर पर ही रुक जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ आए, क्योंकि उन्हें तो पूरा प्लान पता ही नहीं था। और अगर पता चल जाता तो जावेद सीधा घर में नजर आते। जावेद माला को बहन जी कहकर पुकारने लग जाता है ताकि शबीना को यकीन हो जाए कि जावेद का उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये आइडिया उनका काम भी आ जाता है और शबीना गोरखपुर में ही रुकने के लिए मान जाती है। ओम ने सभी को बता रखा था कि उनकी बहुत बड़ी पुश्तैनी हवेली है जो कि गोरखपुर की शान है और उसे सभी लोग देखने आते हैं। पर जब वो लोग हवेली पहुंचते हैं तो वैसा कुछ नहीं होता। ओम 30 साल बाद वहां वापस आया था तो अब हवेली की हालत एकदम बद से बदतर हो चुकी थी और घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। ओम अपने बड़े भैया से कहता है कि आपने हवेली का ढंग से ख्याल नहीं रखा। तो इस बात पर उनमें फिर से बहसबाजी शुरू हो जाती है और बड़े भैया कहते हैं कि जब हम दुख दर्द में जी रहे थे तब तो तुम नहीं आए और अब इतने साल बाद यहाँ आए हो ताकि हिस्सा मिल सके। ये सब बातें सुनकर ओम का दिल एकदम भारी सा हो जाता है और वो रोते हुए घर से निकलकर घाट किनारे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें सांत्वना देने के लिए अमित आते हैं। तो ओम अपने मन का दर्द शब्दों में पिरोते हुए कहते हैं कि इंसान की सोच, फितरत, प्यार, उम्र सब कुछ क्यों बदल जाता है। ना मैं अपने परिवार को संभाल पाया और ना ही अपनी पत्नी को मरने से बचा पाया। सब कुछ स्थिर क्यों नहीं रह सकता। तभी अमित फोन में एक गाना चला देते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। यानी कि जो होना है वो होगा, जो पाना है वो मिलेगा, जो खोना है वो जाएगा और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ भी स्थिर नहीं रहने वाला। सब एक ना एक दिन चला ही जाएगा और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जीवन है और इस जीवन का यही है रंग रूप। घर में तो ओम का झगड़ा हो गया था तो अब वो लोग रात बिताने के लिए होटल में रूम लेते हैं। तो ओम और अमित गलती से माला के रूम पहुंच जाते हैं। तभी अमित की नजर भूपेन की फोटो पर पड़ती है जो कि माला के सूटकेस में रखी हुई थी। वो उस फोटो को निकाल कर देखते हैं तो उसी के साथ उन्हें उसी ट्रक का टिकट मिलता है जहाँ वो जा रहे थे। तो उन्हें शक हो जाता है कि माला का भूपेन से कोई ना कोई संबंध जरूर है। वो दोनों फोटो और टिकट लेकर माला के पास पहुंच जाते हैं। तो अब माला को सच बताना ही पड़ता है। वो बताती हैं कि बचपन में भूपेन और मैं नेपाल में एक दूसरे के पड़ोसी थे तो हमारी दोस्ती हो गई और हमारी दोस्ती उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते प्यार में बदल गई। भूपेन का सपना था कि एक बहुत आदर्श समाज हो, लेकिन सोशल वर्क की बातें मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैं घंटों सुनती थी क्योंकि उसकी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे घर वालों को लगा कि उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, इसलिए मेरी शादी दिल्ली में एक बिजनेसमैन लड़के से तय कर दी। उनका बहुत बड़ा घर था, बहुत सारे लोग थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं और ये सब चकाचौंध देखकर मैं उसी में खो गई और भूपेन को कुछ भी नहीं बताने की गलती कर दी। इतने साल बीत गए लेकिन मैं अपनी गलती नहीं भूली और शायद भूपेन भी नहीं भूला था, इसलिए उसने इतने साल अकेले गुजार दिए। पर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं कभी उससे माफी नहीं मांग पाई। भूपेन की मौत के बाद मुझे पता चला कि आप लोग भूपेन की श्रद्धांजलि के लिए एवरेस्ट जा रहे हैं। जावेद जी कार बुक करने के लिए हर ट्रैवल एजेंसी में कांटेक्ट कर रहे थे तो हमारी ट्रैवल एजेंसी में भी इनका कॉल आया तो मैंने अपनी डील रखते हुए इनकी कार बुक कर दी। फिर मैं दिल्ली से लखनऊ आई ताकि आप लोगों को शक न हो कि मैं किसी को जानती हूँ और मैं अपने परिवार को झूठ बोल के आई हूँ कि मैं 4 धाम यात्रा जा रही हूँ। ये मेरी गलती का पश्चाताप करने का आखिरी मौका है, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे अपने साथ ले चलिए क्योंकि मेरी गलती की माफी मुझे वहाँ पहाड़ों में ही मिलेगी। भूपेन ने माला से बहुत प्यार किया था पर
पर माला उसे धोखा देकर चली गई थी। लेकिन भूपेन ने उसकी यादों को जीने का सहारा बनाकर अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। तो अपने दोस्त को धोखा देने वाली औरत को वो अपने साथ कैसे ले जाते, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि शबीना उनकी सारी बातें सुन लेती हैं और उनके सामने पूरा खुलासा हो जाता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। शबीना आग बबूला होकर सभी पर अपने शब्दों से आग बरसाने लग जाती हैं और ये फैसला करती हैं कि वो अपने पति को वापस लेकर सीधा दिल्ली जाएंगी और बाकी जिसको जहाँ जाना है जाए। अब सभी लोग काठमांडू पहुंच जाते हैं, जहां से ग्रुप के साथ जुड़कर ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी। तो ओम, अमित और माला ग्रुप के साथ जा रहे थे और जावेद दुखी मन से घर वापस जा रहे थे। जावेद शबीना से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन अगर आज मैं नहीं गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और इतना कहकर वो ओम और अमित का साथ पकड़ते हुए निकल जाते हैं एवरेस्ट की ओर। अब कहानी वहीं आ जाती है जहां हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। हम देखते हैं कि ओम और जावेद बार बार ब्रेक ले रहे होते हैं, जिसके कारण पूरे ग्रुप को रुकना पड़ रहा था और ट्रैक गाइड श्रद्धा मन ही मन उनको कोसते हुए उन्हें घूरे जा रही होती हैं। रास्ते में माला उन तीनों से मित्रता करने की कोशिश करती हैं, पर अमित जी हाथ जोड़कर कह देते हैं कि हम दोस्तों को भूलना आसान नहीं होगा कि हमारे दोस्त का दिल कभी टूटा था। अब हम देखते हैं कि पूरा ग्रुप आराम करने के लिए होटल में रुका होता है और आज श्रद्धा का जन्मदिन था, तो सभी लोग उसका बर्थडे मना रहे होते हैं। श्रद्धा ने उन तीनों से परेशान होकर पूरे ट्रक में उनसे काफी रूडली बात की थी। तो ओम उसे सुनाने लग जाता है कि माँ बाप बच्चों को हर खुशी में याद करते हैं, पर बच्चे अपनी खुशी में उनको भूल जाते हैं। श्रद्धा समझ जाती है कि वो उसको ही बोल रहे हैं, तो वो जवाब देती है कि मैंने अपने माता पिता को कॉल किया था पर उन्होंने उठाया नहीं। तो ओम कहता है कि जरूर तुमने कभी ऐसे ही बदतमीजी से बात की होगी तभी नहीं उठाया। श्रद्धा थोड़ा निराश होकर कहती है कि हाँ, मैंने की थी बदतमीजी, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने ये नौकरी नहीं छोड़ी तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे। और जब मैं उनको समझाती हूँ कि ये नौकरी मेरा प्यार है, मेरी आजादी है, तो वो सुनने को तैयार ही नहीं है। पर बड़े लोग तो हमेशा सही होते हैं ना, और हम लोग बदतमीज। इससे पहले कि ये बहस और आगे बढ़े, अमित और जावेद ओम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अमित की जो बीमारी थी उसकी दवाइयाँ वो रोजाना खा रहा था, जिससे कि उसकी बीमारी उसके ट्रक के आड़े ना आए। पर अब दवाइयाँ खत्म हो रही थीं, तो उसकी चिंता बढ़ना शुरू हो जाती है कि अब आगे क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इस ट्रैकिंग के कठिन चढ़ाई में उन तीनों का शरीर जवाब देने लगा था। माला इन्हीं पहाड़ों में पली बड़ी थी, तो उसे पहाड़ चढ़ने की कई तरह की तरकीबें आती थीं, जिन्हें वो उन तीनों को सिखाने लग जाती है। और देखते ही देखते उनका पूरा जोश बढ़ जाता है और अब पूरा ग्रुप उन्हें फॉलो करने लगता है। और इसी बीच माला और उनमें थोड़ी बहुत बातचीत भी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि अब अमित की दवाइयां खत्म हो गई थीं, तो अब उसे अलग अलग तरह के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दे रहा था। पर वो अपने आप को किसी तरह संभालते हुए किसी को भी अपनी हालत का पता चलने नहीं देते। अब ट्रैक के समय एक समय आता है जब वो लोग रस्सी से बना एक पुल पार कर रहे होते हैं कि तभी काफी भयानक तूफान आ जाता है, जिसमें कि पुल जोर जोर से हिलने लग जाता है। इस आंधी तूफान में अमित दिमागी रूप से थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं और ग्रुप से अलग होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। माला उन्हें बुलाने जाती हैं, तो वो कहते हैं कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं और अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। उनका चेकअप करने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो अब जाकर ये राज खुलता है कि अमित को अल्जाइमर नाम की बीमारी है, जिसमें कि धीरे धीरे याददाश्त कमजोर हो जाती है और वो अभी पहले स्टेज पर थे। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी जो दवाइयां हैं वो यहाँ इन पहाड़ों में मिलती भी नहीं है, तो अब सीधा यही समाधान है कि इन्हें वापस भेज दिया जाए। जावेद और ओम यही फैसला करते हैं कि ट्रैक अब यहीं खत्म होता है और अब सभी वापस जाएंगे। अमित कहते हैं कि सबसे आगे रहने की होड़ में मैं सारी जिंदगी अपने बारे में सब कुछ छुपाता रहा। मेरी ढलती नजर, ये बीमारी, मेरी बीवी के बारे में भी किसी को कभी नहीं बताया, ताकि उसकी ढलती उम्र मेरी उम्र का पर्दा ना खोल दे। मैंने हमेशा उसे अपने से दूर रखा, इतना दूर कि वो मुझे छोड़कर ही चली गई। इस ट्रैक में लाके भूपेन ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं भी बिना कुछ छुपाए, बिना किसी से दूर गए हुए एक बार मैं भी इज्जत से अपनी उम्र झेलूं। अमित श्रद्धा से विनती करते हैं कि वो उसे वापस ना भेजें, बल्कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचा दे। श्रद्धा कहती है कि आज मेरे माता पिता ने पहली बार मुझे फोन किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता चला कि आप मेरे साथ हैं। वो आपकी लिखी किताबों के बहुत बड़े फैन हैं और मुझे भी आपकी किताब पढ़ने को देते हैं ताकि मैं आपके जैसे बन सकूं। पर जब उन्हें पता
चलेगा कि जिन्हें वो मानते हैं वो इंसान सारे नियम कानून तोड़कर कुछ गलत करने को कह रहा है तो वो आपको मानना बंद कर देंगे। तो मैं माफी चाहती हूँ, पर आप कल वापस घर जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अमित जी अपने एक सोशल मीडिया ऐप पर लाइव आते हैं और कहते हैं कि जब मैं लाइव आता हूं तो आप 10 मिलियन लोग मुझे सुनते हैं, समझते हैं और मेरी बातों को मानते भी हैं। पर आज मैं 16,000 की फीट की ऊंचाई पर -10 डिग्री के तापमान पर बैठा हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना छोटा और झूठा हूं। माता पिता मेरी किताबें अपने बच्चों को देते हैं ये सोचकर कि उसको पढ़कर उन्हें नई रोशनी मिलेगी, पर इन किताबों में जो लिखा है वो मेरी आप बीती नहीं है। वो तो केवल मार्केटिंग टूल से भरे मनगढ़ंत किस्से हैं। मेरा जीवन उनके आदर्श के लायक नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है कि बच्चों को अपना मार्ग खुद ढूंढने दें। तो अब जब तक मैं वो पति नहीं बन जाता जिसे मेरी वाइफ डिजर्व करती है, जब तक मैं वो लेखक नहीं बन जाता जो अपनी सच्चाई लिखे और पहले से बेहतर लिखे, मैं आपसे माफी मांगते हुए अलविदा कहना चाहूंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा। अमित अपनी लिखी किताबों के जरिए सबके सामने अपनी जिंदगी को एकदम खुशियों से भरी और टिप टॉप दिखाते आ रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी में कभी कोई समस्या ही नहीं आई और वो हमेशा खुश रहते हैं और मजे से जीते हैं। पर असल जिंदगी तो ये थी कि उस दिखावटी जिंदगी को बनाए रखने के लिए वो अपनी पत्नी अभिलाषा से दूर रहने लगे थे और अपनी किताबों में लिखे झूठ को सच करने के लिए वैसे ही रहते थे ताकि सब सच लगे। पर अब उन्होंने सारे झूठ त्याग दिए थे और हिम्मत करके जो लोग उन्हें फॉलो करते थे उन्हें सच बता दिया कि मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं है और मेरे द्वारा लिखी बातें भी सच्ची नहीं हैं। श्रद्धा अमित की भावनाओं और उनके जोश को देखते और समझते हुए आखिरकार उसे ट्रैक पर चलने की अनुमति दे ही देती है और फिर वो निकल पड़ते हैं बर्फीली पहाड़ियों के बीच अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। चलते चलते 2-3 दिन बीत जाते हैं और वो लोग आगे बढ़े जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से अमित को दौरा पड़ना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी अमित को अपना मित्र भूपेन दिखाई पड़ता है और देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वो इन सभी को उनकी मंजिल का रास्ता दिखाने आए हूँ। अमित भूपेन के पीछे पीछे चलने लग जाता है और देखते ही देखते वो लोग अपनी मंजिल माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच ही जाते हैं। जिसने इस ट्रैकिंग का प्लान बनाया वो खुद तो नहीं आ पाया, पर उसका अधूरा सपना पूरा करने उसके दोस्त उसे यहाँ तक ले ही आए और आज सभी के आंखों में आंसू थे क्योंकि जो मनमोहक नजारा उन्हें दिख रहा था वो कई सारी कठिनाइयों को पार करके देखने नसीब हुआ था। चारों लोग एक पहाड़ की चोटी के किनारे खड़े होकर भूपेन की अस्थियों को बाहर निकालते हैं और सबसे पहले माला को विसर्जित करने को देते हैं क्योंकि उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि जो लगाव और प्रेम उन्हें भूपेन से था वही प्रेम माला को भी था और ऐसा करके उसे अपनी गलती का पछतावा करने का एक आखिरी मौका भी मिल रहा था। अब सभी लोग बारी बारी से भूपेन की अस्थियों को पहाड़ों की हवाओं में बहाते हुए उसे उन्हीं वादियों में पहुंचा देते हैं जहां से उसका दिल जुड़ा हुआ था और उस वक्त वो सभी उसके साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि तीनों दोस्त आराम से बैठकर माउंट एवरेस्ट की खूबसूरती को निहार रहे होते हैं कि तभी अमित जावेद से कहता है कि तुम्हें अब भाभी जी से बात कर लेनी चाहिए। जावेद शबीना को वीडियो कॉल लगा देता है और उसे दिखाता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं और जो उन्होंने सोचा था वो कर दिखाया। शबीना को बस यही चिंता थी कि इस उम्र में ऐसी जगह जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना, तो वो अपने पति परमेश्वर को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। शबीना ने अपनी सारी जिंदगी अपने पति और अपने बच्चों की देखभाल में गुजार दी थी, लेकिन जब वो इन दिनों घर में अकेले रहीं तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी तो कोई पसंद नापसंद है ही नहीं। तो कुछ समय खुद के साथ बिताने के बाद अब जाकर उन्हें समझ आया कि उनकी भी अपनी एक जिंदगी है जिसे वो आगे चलकर जीना चाहेंगी। फिर उसके बाद ओम भी अपने बेटे को फोन लगाकर कहता है कि जो हमारी दुकान है उसे बेच दो और जो मॉल में दुकान मिलने वाली है उसे ले लो और जो पैसे मिलने वाले हैं उसे भी ले लो। ओम जो कि अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि वो अपनी यादों से जुड़ी दुकान को नहीं बेचेंगे, वो आज अपने बीते हुए कल को अतीत में छोड़कर नई यादों और नई खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार थे। अब वो तीनों हेलीकॉप्टर से अपने शोर शराबे और पॉल्यूशन से भरे शहर की ओर वापस जा रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच अमित के पास उनकी धर्म पत्नी का कॉल आता है जो कि इतने सालों से नहीं आया था। अभिलाषा ने अमित का सोशल मीडिया लाइव देख लिया था जिससे कि उन्हें एहसास होता है कि वो अब बदलाव की राह पर चल दिए हैं। तो
वो अब अमित को एक और मौका दे रही थी फिर से उस रिश्ते में प्यार भरने का और साथ में जीवन बिताने का। तीनों लोग वादा करते हैं कि अगले साल भी वो लोग एवरेस्ट आएंगे, लेकिन तभी ओम कहता है कि यहाँ आने से पहले अगर वो आ गई तो। अमित कहते हैं कि अरे उसकी तो ऐसी की तैसी। और फिर इसी खुशी से भरी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म में जितने भी मेन कैरेक्टर हैं उन सभी की थोड़ी थोड़ी कहानी बताते हुए हमें छोटी छोटी सीख देने की कोशिश की गई है। अमित के जरिए हमें ये सीखने मिलता है कि कामयाबी पाने के लिए हमें सब कुछ पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सब साथ लेके भी चला जा सकता है। अमित की कहानी ठीक वैसे ही है जैसे आजकल के व्लॉगर्स करते हैं, महंगी गाड़ी दिखाना, एकदम बढ़िया जिंदगी दिखाना और बताना कि सब मस्त है, लेकिन है तो वो भी इंसान ही, तो उनकी जिंदगी में भी कई दिक्कतें आती ही होंगी जो कि वो आपको नहीं दिखाते। वो बस इतना ही दिखाते हैं जितना वो आपको दिखाना चाहते हैं और जो आपको देखने में अच्छा लगता है। तो आपको ये समझ के चलना होगा कि जो आप देख रहे हैं वो देखने में तो अच्छा है, पर उनकी असलियत भी उतनी ही सच है जितनी आपकी है। तो आप उनको देखकर वो मत बनिए, बल्कि आप जो बनना चाहते हैं वो बनिए और अपनी मंजिल खुद ढूंढिए। पर ये बात हमेशा आपको याद रखनी होगी कि हर किसी की मंजिल का रास्ता अलग होता है, तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा और खुद ही उस पर चलना होगा कामयाबी पाने के लिए। जावेद और शबीना में प्यार बहुत था, लेकिन कभी कभी ज्यादा प्यार भी हानिकारक हो जाता है। शबीना जरूरत से ज्यादा ही अपने पति का ख्याल रखती थी, तो वो प्यार एक बंदिश बन के रह गया था और वो उसमें इतना खो चुकी थी कि अपनी जिंदगी भी भूल गई थी। तो यहाँ ये सीखने मिलता है कि जब आप एक रिश्ते में होते हैं तो अपने पार्टनर पर भरोसा करके उसे भी अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए और खुद की अपनी भी जिंदगी का मजा लेना चाहिए। प्यार और केयरिंग करना तो अच्छी बात तो होती ही है, पर इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि सामने वाले को ये लगने लगे कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं। एक रिश्ते में इतना तो गैप होना ही चाहिए कि उसमें मौजूद दोनों लोग खुलकर सांस ले सकें। वहीं उनकी बेटी हिबा को दिखाकर यहाँ एक और छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमेशा बच्चे ही बुरे नहीं होते, बल्कि कभी कभी बड़ों को भी चीजों को समझना चाहिए। हिबा और उसके पति ने पहले से ही पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी और सभी लोगों को बुला लिया था, तो अब जाहिर सी बात है कि खूब नाच गाना और अय्याशी होने वाली थी, जो कि वो अपने माता पिता के साथ तो नहीं कर पाते, इसीलिए इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं थी। एक समय ऐसा आता ही है जब बड़ों को समझना चाहिए कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब उनका समय है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और नई यादों को बनाने का। तो ये सब करने के लिए उन्हें प्राइवेसी देना भी जरूरी है। ओम अपनी बीती यादों को नहीं छोड़ना चाहते थे और समय के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है ताकि नई यादें बन सकें और नई खुशियां जिंदगी में आ सकें। और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना गलत नहीं होता, बल्कि उसमें आपका ही भला होता है। माला की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपको दिखता है कि आपका पार्टनर जो करना चाहता है उसे पाने के लिए पूरे जोश से भरा है, पर उसे कामयाबी नहीं मिल रही, तो आपको उसे छोड़ने के बजाय उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि आप कहीं और की चकाचौंध देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ये समझते ही नहीं कि आप 2 पल की खुशी के लिए जिसे छोड़ रहे हैं वो आपको आगे चलकर हर खुशी दे सकता है। माला ने भूपेन को बिना बताए उसे छोड़ दिया और चली गई अपनी जिंदगी मजे से काटने के लिए, लेकिन आगे चलकर भूपेन बहुत बड़ा कामयाब इंसान बना और फिर उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी, उसे उसके साथ रहना चाहिए था। तो बात यही है कि आप अपने साथी पर भरोसा करिए और उसके सुख दुख में उसके साथ रहिए, तो यकीनन आगे चलकर आपकी जिंदगी और अच्छी होगी। श्रद्धा की जो कहानी है उससे हमें एक मैसेज देने की कोशिश तो की जाती है, पर वो मैसेज काफी ज्यादा जबरदस्ती सा लगता है। एक माँ बाप हैं जो अपनी बेटी की नौकरी पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि वो नौकरी छोड़ दे, वरना वो रिश्ता तोड़ देंगे। अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे के काम से दिक्कत होगी। और श्रद्धा का कोई इतना भी बुरा काम नहीं था कि उसके करने पर घर वाले उससे रिश्ता तोड़ दें। तो यहाँ उसकी कहानी ऐसी लगी कि अगर वो ना होती तो भी चल जाता। यहाँ हमें दोस्ती के ऊपर भी एक अच्छा मैसेज देखने को मिलता है कि दोस्ती में भले ही लड़ाई झगड़े बहसबाजी होती है, पर असली दोस्त हर कदम पर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार खड़े होते हैं, और जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा रहे वही आपका सच्चा दोस्त है। फिर मूवी के आखिर में हमें यह समझने मिलता है कि जीवन बहुत छोटा है और जिस हिसाब से अभी वातावरण हो गया है उसको देखते हुए आगे चलकर शायद इंसान 50-60 की उम्र में ही लुढ़क जाएगा। तो अपनी समस्याओं का रोना रोने
रोने के बजाय अच्छी चीजों पर ध्यान दें और मजे से जिंदगी जीने की कोशिश करें, क्योंकि ये जिंदगी कब आपसे खफा होकर आपसे दूर चली जाए किसी को नहीं पता। जिससे आप प्यार करते हैं या जो आपका करीबी है उससे नाराजगी चल रही है तो अपना गुस्सा और ईगो साइड करके उसे मना लो और बात करो, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए बाद में पछताने के बजाय अभी हिम्मत दिखाना अच्छा है। ये मूवी देखने में तो बहुत अच्छी है और काफी सारी सीख भी देती है, लेकिन उतने ही ज्यादा इसमें लूप होल्स भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि जब ट्रैक की शुरुआत में बताया गया कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, तो फिर फिल्म के आखिर में हेलीकॉप्टर कैसे आ गया। फिर दूसरा बड़ा लूप होल ये है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर इतना बढ़िया नेटवर्क कैसे आ रहा था कि अमित जी सोशल मीडिया पर लाइव आ गए और जावेद जी ने एकदम HD क्वालिटी में वीडियो कॉल पे बात भी कर ली। फिर यहाँ सबसे बड़ी बेवकूफी ये लगी कि जब डॉक्टर ने बता दिया था कि सारी दवाइयाँ अच्छे से लेकर जाना, तो अमित जी थोड़ी सी दवाइयाँ क्यों लेकर गए। वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और उन्हें पता था कि वो दवाइयाँ पहाड़ों में नहीं मिलने वाली, तो एक बैग भर के तो उन्हें दवाइयाँ ही ले जानी चाहिए थी। अगर फिल्म में यही दिखाना था कि अमित जी को दवाइयां न मिलने पर दौरे पड़ने लगे, तो जब तूफान आया था तो उसी में काफी लोगों का सामान पुल से नीचे गिर गया था, तो अमित की दवाइयां भी पुल से नीचे गिर जाती, तो तब ये लॉजिक समझ में आता कि हाँ वो दवाइयां तो लाए थे, पर ऐसा हादसा हो जाने की वजह से उनकी दवाइयां खत्म हो गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई, तो ये चीज थोड़ा लॉजिकल लगती। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी ये लगी कि ये फिल्म कुछ ज्यादा ही लंबी है, तो आपको एंड तक पहुंचने के लिए धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। ये चीज वो इंसान बोल रहा है जिसके एक्सप्लेनेशन ही 40-40 मिनट के होते हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में सभी मजे हुए कलाकार मौजूद हैं, तो इस बात की गुंजाइश तो हो ही नहीं सकती कि किसी ने अपने किरदार को निभाने में कोई कमी रखी। अमिताभ सर, अनुपम सर, बोमन सर, डैनी सर और सारिका जी, इन सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और इनकी एक्टिंग के लिए तारीफ तो बनती है। परिणीति चोपड़ा का ज्यादा कुछ बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, पर जितना भी था उन्होंने सही ही निभाया है। ये फिल्म ऐसी है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप फिल्म के आखिर तक पहुंच गए तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होगी और मन में ये होगा कि फिल्म अच्छी थी। ये फिल्म आपको ZEE5 पर देखने को मिल जाएगी। वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी छोटी सी है, तो मुंह बनाकर रहने के बजाय अपनों के साथ समय बिताएं और अच्छी यादें बनाएं, क्योंकि वही है जो आप अपने साथ ले जाते हैं, बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऊंचाई मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।